ये त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10वीं का गणित का ये क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसके सॉल्व करने वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है, जो इस चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाकर उसके होम पेज में जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है, जाँच कीजिए कि 3x + 1 × 2x - 3 = 2x - 5 × 2x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको देखते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 2 से 3 दूना 6 और x की पावर 1 2 हो जाएगा, तो 6² हो जाएगा, माइनस फिर इससे गुणा करेंगे 3 × 3 = 9 माइनस 9x, फिर 1 × 2x में 2x हो जाएगा प्लस 2x, फिर 1 × -3 तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 2x × 2x तो 2 दूना 4 और x 1 3x 4x² माइनस 2x और माइनस 5 दूना 10 माइनस 10x और 5 × 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो संख्या है इसको इक्वेशन इसको हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो इसको सभी के चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखते हैं 6x² माइनस, यहाँ से इसको चेक करते हैं, 6x² माइनस 4x, तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 7x तो माइनस ये 10 दूने 12 हो जाएगा और ये यहाँ की p प्लस हो जाएगा और -3 और इधर आके ये -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 6 से 4 घटाएंगे तो 2x² आएगा। इसी प्रकार 12 से 7 घटाएंगे तो 5, यानी यहाँ बड़ी संख्या 12 है तो 5x और माइनस 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसकी पावर 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण होगा। इसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसको देखते हैं। यहाँ द्विमानक दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो 306 है, तो x गुणे x + 1 तो गुणा करेंगे x 1 2 हो जाएगा और प्लस x = 306। तो यहाँ देखें इसकी पावर 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा ये, यानी इसको हमको द्विघात समीकरण को इसको लिखना है। 7th नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित करो। यहाँ देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता की इसका जो डिफिनीशन होती है, कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक एवं संगत कोण बराबर होंगे। सेकंड नंबर इसी में है, त्रिभुज DEF समरूप है, ये समरूप का चिन्ह होता है। त्रिभुज PQR दिया गया, क्या कहना सत्य है कि एंगल D = एंगल R और एंगल F = एंगल R, और क्यों। यहाँ देखते हैं दो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज DEF त्रिभुज PQR। तो यहाँ देखिए त्रिभुज DEF त्रिभुज PQR के समरूप है, क्योंकि इनकी जो आकृति वो सेम है। तो यहाँ देखें एंगल D = एंगल R है, एंगल D एंगल R के इक्वल है, और एंगल F जो है, एंगल जो F है ये एंगल R के इक्वल है। एंगल जो D है एंगल ये R के इक्वल है, और एंगल F जो है एंगल R के दोनों R के इक्वल है। यहाँ एंगल D = एंगल P होना चाहिए और एंगल F = यहाँ एंगल R होना चाहिए। दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ जो है ये, तो ये दोनों तो समरूप होंगे, लेकिन ये एंगल D और एंगल R आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि D P के इक्वल होना चाहिए, F और R के इक्वल होना चाहिए। बाकी समरूप त्रिभुज होंगे दोनों ये। इसी में 8th नंबर क्वेश्चन है, 250 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 250 को 2 से भाग करेंगे, 2 × 2 2 दूना 4 2 5 10, फिर इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 5 25, फिर 5 25 5 × 5। यहाँ देख रहे हैं 2 × 5 × 5 × 5, इसका भाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को इस पर लिखना है हमको ये। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 621 व 81 का एलसीएम ज्ञात लघुत्तम ज्ञात कर सकते रहते हैं। यहाँ पर 621 एवं 81 का एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें इस प्रकार से निकालेंगे, 3 से करेंगे।
इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 दूना 6 और 3 7 21, क्योंकि 2 में भाग नहीं जाएगा तो लब्ध सुन आएगा, फिर 3 7 21, फिर 3 दूना 6 और 3 नंबर 27, फिर 3 से करेंगे 3 छंग 18, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, फिर 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 का 9 और 3 का 9। अब 23 में 3 का भाग जाएगा तो 3 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3, फिर 23 से करेंगे तो यह आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास गुणा इससे गुणनखंड आ गया 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 23, तो ये इसका जो मान आ गया 1863, इसका ये एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब होता है कि हमको वह संख्या प्राप्त करना जिसमें दी गई सभी संख्या को पूरा पूरा भाग चला जाता है, इससे सर्वांश शून्य आना चाहिए। 9th नंबर है, 9th का फर्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। यहाँ देखते हैं इसको, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ये दिया हुआ -1/4 और जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर 1/4 है। तो जो द्विघात समीकरण होगा, ये बहुपद होगा, वो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल की संख्या दिया 1/4, क्योंकि -1 से प्लस हो जाएगा और प्लस 1/4 से गुणनफल दिया हो, तो इसका देखते हैं यहाँ से, इसका 1 करते हैं तो इसका 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4x² प्लस 4x प्लस 1/4, 1/4 को कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट है, अपनी जो वैल्यू आएगी 4x² प्लस x प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं कि स्थिरांक, यानी ये कांस्टेंट है ये। सेकंड नंबर इसी का है, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कर, उसको देखते हैं। दिया गया बहुपद यहाँ है x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसका जो नियम होता है गुणनफल निकालने, गुणनखंड से निकालने का, इसका जो कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक 1 है, 10 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इस संख्या को 2 संख्या में बांटना है कि उसका गुणनफल 10 आ जाए और उसका जो योगफल वो 7 आ जाए, यानी इसका योग पड़ेगा गुण जो माइनस जो भी करें उसका हमको 7 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्या 5 और 2 हैं, गुणा करेंगे तो 10 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 5 प्लस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 10, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 2 का समूह बनाएंगे तो हो जाएगी x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो इंटू एक्स, यहाँ 2 का समूह बना लेंगे x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इसमें से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन करें तो 2 इंटू एक्स 2 5 10 5, दोनों से x प्लस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा, तो 2 फैक्टर आ गया x प्लस 5 और x प्लस 2, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इसका 0, जब 5 को जब इसको ट्रांसफर करने पक्षांतर करेंगे राइट में, तो यहाँ संख्या जो हो जाएगी -5, दूसरे में x प्लस 2 इक्वल टू 0 थे, इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इसके जो शून्य का वो आ गया -5 या 2 यानी -2 या -5। तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है, AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो जबकि प्रथम पद A यानी 4 और सार्वधातुक D इक्वल टू -3। इसको देखते हैं, ये दिया गया जो यहाँ प्रथम पद A है और सार्वधातुक D यानी डिफरेंस -3 है, तो प्रथम पद हो जाएगा ये 4, द्वितीय पद के लिए A प्लस D करते हैं। द्वितीय पद की जो फार्मूला होता है A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो जब इससे माइनस करते हैं तो सेक्टिव हो जाएगा A प्लस डी। तो इसका जो फार्मूला द्वितीय पद की होता है A प्लस डी, यदि हम तृतीय पद की बात करें तो उससे एक माइनस हो जाएगा तो A प्लस 2D आ जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थ पद में उससे एक माइनस करते हैं तो A प्लस 3D होता है। तो यहाँ इसका जो द्वितीय पद है A प्लस डी इक्वल टू A का मान 4 और D का मान -3, तो जब घटाएंगे तो 1 आएगा। तृतीय पद में A प्लस 2D तो A का मान 4 और 2 इंटू -3 2 3 6, तो 6 से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। चतुर्थ पद इसमें दिया A प्लस 3D 3 इंटू -3 देगा 4 -9 यानी -5। तो यहाँ AP के प्रथम 4 पद हो जाएंगे क्रमशः 4 1 -2 -5। इसी में
जो सेकंड क्वेश्चन है एपी एन समांतर श्रेणी की 21, 18, 15 कौन सा पद -81, इसको देखते हैं। यहाँ दी गई समांतर श्रेणी है, ज्ञात करना दी गई कौन सा पद -81। तो यहाँ देख रहे हैं प्रथम पद 2 है और जो डिफरेंस जो सार्वधातर है सेकंड जो फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये -3 आएगा। तो यह बोला कौन सा पद -81, तो हम इसको मानते हैं कि माइनस का एनवा पद जो है ये 81 है, ये -81 है। तो इसका जो फार्मूला होता है एनवा पद की होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 50। एन का मान -81, ए का मान है 21 और डी का जो मान -3। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -81 इक्वल टू 21 -3n और माइनस प्लस एन प्लस 3। 21 और 3 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 -3n -81। फिर 24 का पक्षांतर करेंगे लोग 30 प्लस से माइनस हो जाएगा तो 81 और 24 हो जाएगा -75 -3n, दोनों से माइनस को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा। और इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 25 मतलब एन का मान 25 आएगा। यानी दी गई श्रेणी का जो है वो 25वां पद हुआ है -81। 11वां नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √3 है। यहाँ देखते हैं जो दिया गया बहुपद है इसका द्विघात के बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है हमको, तथा हमको इसके बाद हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल में 0 लिखेंगे और गुणनफल में √3, तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √3 ये द्विघात बहुपद मिल जाएगा। सेकंड ऐसे के बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात करो। तो यह बहुपद दिया गया 4u² प्लस 8u, तो इसमें से 4u कॉमन करें तो यहाँ u बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, 4u बराबर 0 या u बराबर 0 तथा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब 2 का पक्षांतर करेंगे राइट में तो हो जाएगा -2, तो बहुपद शून्य का आएगा 0 और -2। 12 नंबर का फर्स्ट है दर्शाओ कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ देखते हैं मान है कोई धनात्मक पूर्णांक है तब a इक्वल टू pq प्लस r। यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो संख्या होती है ये भाज्य होता है, ये भाजक भागफल और ये शेषफल होता है। ये भाज्य है, भाजक भागफल और ये शेषफल। तो यहाँ देखते हैं इसका जो वैल्यू है 0 r(2), यानी जो इसका रिमाइंडर है वो 2 से कम आना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है 2q प्लस 1 के रूप में, तो जो यहाँ जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं इसका 2q प्लस पहले 0 इसका शेषफल आ सकता है यहाँ पास, फिर जब r इक्वल 2 जब r इक्वल 0, इसी प्रकार यानी a इक्वल 2q हो जाएगा। इसी प्रकार a इक्वल 2q प्लस 1 जब r इक्वल 1 होगा, हम इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2q के रूप के होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी प्राकृत संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी यदि वह 2 5 के गुणनखंड के रूप में होगा। यहाँ 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, अतः 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यदि यहाँ 2 और 5 गुणनखंड होता तब ये 0 पर समाप्त हो सकती थी। 13 नंबर है, 13 फर्स्ट है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य क्रमशः 2 और 3 है।
तो एक द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 3 है, यानी अल्फा 2 और बीटा 3, तो तब शून्यों का जो योगफल होता है अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा यहाँ 5, 2 और 3 5 हो जाएगा, और शून्यों का जो गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। तो इसका जो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6, ये द्विघात बहुपद इसका आ जाएगा। सेकंड है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक ज्ञात करो। तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे अपने फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो इसका हम दो इसका स्क्वायर फॉर्म बने, तो कैसे लिखेंगे इसका स्क्वायर फॉर्म, ये लिख सकते हैं इसका हम √15 का इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी इसका जब स्क्वायर में वर्ग करेंगे 15 वापस आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर या टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15, इसका एक फैक्टर आ जाएगा टी प्लस √15 इक्वल टू 0 या टी इक्वल टू माइनस √15। इसी प्रकार टी माइनस √15 इक्वल टू 0 या टी इक्वल टू √15। तो द्विघात बहुपद के शून्यक आ जाएंगे क्रमशः माइनस √15 और प्लस √15। 14 नंबर है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ देखते हैं इसको हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें से हम 13 कॉमन करें तो बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो 7 या 77 77 प्लस 1 78, जो कि एक भाज्य संख्या गुणा करें तो भाग चला जाएगा 13 का, यदि गुणा करेंगे तब इसमें ये भाज्य संख्या हो जाएगी। सेकंड में ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसमें से 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1, गुणा करेंगे तो 1009 आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान 45, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसी का सेकंड है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करो। 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये भाज्य संख्या है, इसमें 135 का भाग करेंगे तो एक बार भाग करने में इसका जो मान आएगा वो जो शेष वाला है वो 90 आएगा। इसी प्रकार दूसरे में दोबारा जो जिस संख्या से भाग करते हैं वो अगली संख्या के लिए भाज्य बनते हैं। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये 225 में भाग कर रहे हैं 135 का, तो भाग इसमें एक बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 135, 5 से 5 ये 0 और 12 से 3 ये 9। अब ये भाग नहीं गया तो ये जो संख्या ये इसके लिए भाज्य बन जाएगा, नहीं ये भाजक हो जाएगा, तो इसको 135 में भाग करें फिर इसमें जो भाग जाएगा वो एक बार जाएगा, तो 90 कम 90 और ये 5 और 9 4 13 4। फिर अभी शेष वाला भी 0 नहीं आ रहा, तो फिर इसमें भाज्य बन जाएगा, तो 45 दूना 90 यानी 0 आ गया। तो ये जो संख्या वो एचसीएफ होगी, इसमें ऐसे लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1, यानी ये भागफल ये शेष फल। सेकंड में ये भाज्य बन जाएगा 45 इसका भाज्य गुणे भागफल और शेष पर यहाँ 0। जब शेष पर 0 आ जाएगा तो जिस संख्या से भाग करते हैं वही संख्या एचसीएफ होती है, मतलब इसमें 45 से भाग करें तो इसका एचसीएफ यानी इसके महत्तम समवर्तक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट एचसीएफ 306 और 657 का जो दिया 9 दिया हुआ है, हमको इसके एलसीएम फाइंड करना है, इसको देखते हैं यहाँ पर। एलसीएम 9 दिया है, एलसीएम फाइंड करना तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका एचसीएफ को भाग कर देंगे, 9 का भाग करेंगे तो हमको इसका जो मिल जाएगा वो एलसीएम मिल जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा 22,338, यानी
इसमें से भाग करेंगे 3 6 में 9 का, तो 9 3 27, 9 चौको 36 और 6 57 गुणे 34 हो जाएगा 22,338। इसका सेकंड नंबर 15 का 8 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF फाइंड करो। तो 8 9 5 पर इसका हमारा अलग गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 का निकाल 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 करेंगे 5 एकम 5, 5 25। यहाँ देख रहे हैं इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, मतलब किसी में कोई संख्या सभी में नहीं है। तो इसका हम जब ऐसा कंडीशन आती है कि कोई भी जब दो या से अधिक संख्या को जब हम अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकालते हैं तो फिर जब उसमें कोई भी संख्या आपस में नहीं मिलती तो उसका जो HCF होता है हमेशा 1 होता है। 8 9 और 25 का जो HCF हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सिक्सटीन का फर्स्ट है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण योग x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है। कोई हल नहीं है तो अनेक हल को फाइंड करना कि इसका कोई हल है कि नहीं, या हल एक हल है या अद्वितीय हल, इसको चेक करना है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हम कंपेरिजन करेंगे। इसका जो मानक समीकरण होता है रैखिक समीकरण युग्म का हो जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू यहाँ 1 है, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू -3, इसी प्रकार a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू -3 अपॉन -9 और -3 माइनस अपॉन -2। तो ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन 3 और ये बचेगा, इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 3 अपॉन 2। यहाँ देख रहे हैं कि ये तो मान इक्वल, लेकिन ये मान इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है। सेकंड है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 या 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 की अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको फाइंड करना है। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0, a1 का मान यहाँ k, b1 का मान 3 और c1 का मान यहाँ -3 तो k माइनस 3, a2 का मान 12, b2 का मान k और c2 का मान -k। तो इसका कंपेरिजन करेंगे तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू -k माइनस 3 अपॉन -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा k माइनस 3 अपॉन k। किसी भी क्वेश्चन को लेंगे तो इसके पहले लेते हैं तो हो जाएगा k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, मल्टीप्लिकेशन में 3 गुणा करेंगे तो k इक्वल टू बढ़ती है 36, इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 6, यानी k इक्वल टू 6 या प्लस माइनस 6 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गुणनखंड विधि से समीकरण x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0 की मूल ज्ञात करो। ये है, तो जैसे हमने पहले सवाल किया था कि इसका गुणांक जो है 1, इसका 10, तो 10 इंटू 1 10 होता है। तो इस संख्या में ऐसी दो संख्याओं में इसको बांटते हैं, गुणा के रूप में वो 10 आ जाए या जोड़ने घटाने इसका मान 3 आ जाता है। ऐसी दो संख्या यहाँ पास 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 आएगा और घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5 माइनस 2 इंटू के x माइनस 3 इक्वल 0, या गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। दो का समूह बनाएंगे तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, इसमें से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे 2 5 10, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 2। पहला इसमें गुणनखंड हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 5। इसी प्रकार सेकंड में x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2। इसके जो दो शून्य का हो जाएगा -2 और 5। सेकंड इसी में समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 के मूल ज्ञात करो। दिए गए रैखिक समीकरण युग में के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, यहाँ जो है a1 का मान के है। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर चुके सवाल को। इसको सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण यहाँ पास है 2x स्क्वायर प्लस के प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 0। तो यहाँ देख रहे हैं गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे 2 और 6 का 2 6 ये 12 हो जाएगा। दो संख्या लेंगे यहाँ पास, गुणा करने में 12 और जोड़ने घटाने उसका मान ये हो जाए वो 1 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4 और 3 के लिए। गुणा करेंगे तो उसका मान 12 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 डी एक्स टू माइनस 6। गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 को 0। दो दो का समूह बनाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। जब बाहर माइनस का चिन्ह, जब ब्रैकेट लगाए तो ये इसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब दोनों से 2x कॉमन करते अंदर बचेगा, से बचेगा 2 दूना 4 2 बचेगा। यहाँ कॉमन करें 3 तो 3 दूना 6। तो यहाँ से दोनों से x प्लस 2 कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। तो पहला जो फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू माइनस 2। दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। तो जो समीकरण जो दो शून्य का वो हो जाएगा 2 और -2 और √3/2। 80 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यहाँ दिया है माना दो संख्याएं x और y हैं, तब प्रश्न अनुसार दोनों का योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हम इसको लिख सकते हैं दो को y x को डिवाइड कर दें तो 182/x इक्वेशन है। अब इसमें y का मान इसमें 1 रखते हो जाएगा x प्लस वाई के सामने रखेंगे 182/x। तो x का मल्टीप्लिकेशन होता है x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पास प्लस 182/x बराबर 27। या फिर हम यहाँ x 27 से गुणा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 182/27 x। या इसका पक्षांतर के निकलते हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसको हम सूत्र विधि से हम शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ जो a का मान है वो 1 है और b का मान -27 और c का मान है 182। इसका जो मानक समीकरण होता है ये द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का मान 1, b का मान -27 और c का मान 182। इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4/2 है। तो माइनस माइनस प्लस 27 और -27 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 182। तो 27 से 27 गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 729। यानी 27 का वर्ग होता है स्क्वायर होता है वो 729 होता है। फिर 182 गुणे 4 नहीं 728 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 1 √1 हम ये 1 को लिख सकते हैं। तो जब देखिए यहाँ प्लस माइनस दो चिन्ह आ रहे, प्लस का दूसरा माइनस का आ रहा है तो प्लस में इसका मान आ जाएगा 27 प्लस 1/2 यानी 27 और 28 28/2 यानी 28 को जब आधा करें तो इसका मान 14 आएगा। जब माइनस साइन लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे तो 27 नहीं यानी 26, तो 26/2 बराबर उसका मान 13 आ जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएंगे वो यदि x मान लेते हैं 13 तो दूसरा मान इसका आ जाएगा 14 आ जाएगा इसमें। सेकंड है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि खंड 13 सेंटीमीटर का हो तो अनंत भुजाएं ज्ञात करो। यहाँ देखते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। हम यहाँ ये मान लेते हैं माना आधार जो है इसको ऐसे लेते हैं माना आधार y सेंटीमीटर। आधार के यदि हम y सेंटीमीटर मानेंगे तो जिसका जो लंब होता है इससे 7 सेंटीमीटर कम होता है, यानी y - 7 सेंटीमीटर जी। तो कर्ण बराबर एक मान 13 सेंटीमीटर है, आधार y सेंटीमीटर, लंब हो गया y - 7 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी हो जाएगा वाई माइनस 7 होल स्क्वायर और बी सी यानी वाई का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी हो जाएगा वाई का स्क्वायर, 2ab ने 2 गुणे 7 गुणे में 2 7 14 वाई और बी का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 वाई स्क्वायर, ये 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 14 वाई प्लस 49। इसके बाद हम यहाँ लाएँ, उसके बाद लेफ्ट राइट में लिया तो यह 2 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई प्लस 14 माइनस 169 इक्वल टू 0। 169 से 49 को हटाएंगे, इसका जो मान आ जाएगा यहाँ पास वो आ जाएगा 120। जो अपने पास जो द्विघात समीकरण मिला वो 2 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 122, इसमें से 2 से कॉमन हो जाएगा तो इसमें 2 का सभी भाग कर सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 60। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 1 और 4 गुणनफल जो होता है वो 60 होता है। तो जो संख्या लेंगे जिसका गुणन करने में उसका मान 60 है और जो नहीं घटाने में उसका मान 7 है, तो जो संख्या है वो 12 और 5 है। गुणा करें तो 12 5 60 आएगा और घटाएंगे तो इसका मान 7 है। ये तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 60 इसका 0 गुणा, इसको हम गुणा करेंगे वाई से तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई माइनस 1 प्लस 5 वाई माइनस 60। 2 2 का समूह बनाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 5 वाई माइनस 60 इसका 0, वाई कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो वाई माइनस 12। तो दूसरे इसमें एक फैक्टर हो गया वाई माइनस 12 और दोनों से कॉमन हो गई, दोनों से जो कॉमन हुआ वाई माइनस 12 कॉमन हुआ है और तो क्या बचेगा अपने पास वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका एक फैक्टर आ गया वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 12। जब किसी संख्या को हम दूसरे साइड में ले जाते हैं बराबर के दूसरी उसका चिन्ह में सब बदल जाता है तो माइनस से प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ देख रहे हैं, तो यदि हम इसमें आधार यदि 12 सेंटीमीटर है तो इसका जो लंब हो जाएगा उससे 7 सेंटीमीटर का, मैंने 12 माइनस 7 बड़ा 5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो दो भुजाएं हो जाएंगी वो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। फिर 19 नंबर, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कह रहा है ये कि पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी में 21 और तीसरी में 19। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी बनती है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगली संख्या जब पहले संख्या को घटाते हैं उसका अंतर सेम रहता है। तो यदि 21 से 23 घटाएंगे तो इसका मान -2 आएगा, 19 से 21 घटाएंगे तो इसका -2 आएगा। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। और इसमें कह रहा है अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम में 5 है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद 23 हो जाएगा, इसको सारांतर जो डिफरेंस है वो -2 आ जाएगा और अंतिम पद जिसका यानी अनवा पद उसका 5 आ जाएगा। हम मानते हैं फूलों की क्यारी मानते हैं n पंक्तियाँ। तो इसका फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। an का मान 5, a का मान 23 और d का मान -2। तो गुणा करेंगे तो 23 माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2, 23 2 25। और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पास 25 को हम लेफ्ट ले जाएंगे तो 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -2n। तो -20 20 बराबर -2n, माइनस में से कैंसिल हो जाएगा तो 20 बराबर 2n। अब 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10 इसका मान आ जाएगा। इसका मतलब है कि फूलों की क्यारी में कुल 10 पंक्तियाँ हैं। सेकेंड इसी में एक समांतर श्रेणी 10 7 12 माइनस 16 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। ये दी गई श्रेणी है, अंतिम पद से 11 पद ज्ञात करना। तो यहाँ यदि a बराबर क्या है, यदि हम अंतिम पद से शुरुआत करें यदि इसको प्रथम पद माने तो ये -62। अब इसमें से इसके पहले वाले घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आएगी। यदि शुरुआत में यदि अगली से पहले घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह आएगा, लेकिन यदि अंतिम से यदि उसके पहले जाते हैं तो यहाँ उसका जो मान वो
प्लस आएगा, प्लस 3 इसका डिफरेंस आएगा। इसको यदि ऐसा करें 4 7 10, जब 7 से 4 घटाएंगे 30 का मान 3 आएगा, और 10 से 7 घटाएंगे तो इसका मान 3 आएगा। इस प्रकार से तो इसका जो 11वां पद होगा, 11वां पद का जो फार्मूला होता है 11 इक्वल टू -62 प्लस 11 - 1 इंटू डी का मान 3, तो -62 11 से 1 घटाएगा 10 10 इंटू 3 10 इंटू 3 यानी 30, 10 गुणे 3 यानी 30, और -62 यानी 62 से यदि हम 30 घटाएंगे इसका मान 32 आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा -32। अतः AP का अंतिम पद से 11 पद हो जाएगा -32। इसके बाकी क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।